हेलो फ्रेंड्स, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूजीएम लर्निंग पाठशाला में। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12th का फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है व्हीटस्टोन ब्रिज या व्हीटस्टोन सेतु। इसे व्हीटस्टोन ब्रिज या व्हीटस्टोन सेतु इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस कॉन्सेप्ट को व्हीटस्टोन नामक साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था, इसीलिए हम इसे व्हीटस्टोन ब्रिज या व्हीटस्टोन सेतु बोलते हैं इस कॉन्सेप्ट को। अब वो कॉन्सेप्ट क्या है वो हम इस वीडियो में आपको सिखाने वाले हैं कि किस कॉन्सेप्ट की हम बात करने जा रहे हैं। तो आपके सामने एक छोटा सा इलेक्ट्रिक डायग्राम बना हुआ है, इलेक्ट्रिक परिपथ बना हुआ है, जिसमें एक वी वोल्ट की बैटरी कनेक्टेड है जिसका विभवांतर बी है। उसके बाद एक कुंजी लगी हुई है। उसके बाद हमारे पास पांच प्रतिरोध लगे हुए हैं। प्रतिरोध R1, प्रतिरोध R2 और प्रतिरोध R3, प्रतिरोध R4 और प्रतिरोध R5। हमारे सामने पांच प्रतिरोध हैं जो कि आप देख सकते हैं डायग्राम में किस प्रकार कनेक्टेड है। अब यहाँ से जब हम की को ऑन करते हैं, यहाँ से की ऑन करेंगे तो यहाँ से इस बैटरी से धारा आई इस परिपथ से, इस रास्ते से होते हुए, इस रास्ते से होते हुए दो जगह डिवाइड हो जाएगी। यहाँ तक तो धारा आई हमारी पहुंचेगी, उसके बाद धारा आई दो रास्तों में विभाजित हो जाएगी, एक तो R1 वाले रास्ते में और एक R2 वाले परिपथ में। अब हमें देखना ये होगा कि मान लेते हैं कि R1 वाला जो पथ है इसमें धारा I1 प्रवाहित होती है और R2 वाला जो पथ है इसमें मान लेते हैं धारा I2 प्रवाहित होती है। माना R1 वाले परिपथ में धारा I1 में विभाजित हो जाती है और R2 वाले जो प्रतिरोध है उसमें धारा I2 में व्यक्त हो जाती है। अब हमारी धारा जो I आ रही थी बैटरी से वो दो जगह विभक्त हो गई, पहला तो I1 में और दूसरा I2 में। अब यहाँ से धारा I1 यहाँ तक जा रही है, अब यहाँ से धारा फिर दो जगह डिवाइड हो गई। आपको देखना होगा एक तो इस वाले रास्ते पे और एक इस वाले पथ पे। यहाँ से जाने वाली धारा I1 अब तीन जगह डिवाइड हो चुकी है, एक तो R5 वाला जो प्रतिरोध लगा है उस वाले पथ पे, और दूसरा जो पथ है उसका R3 प्रतिरोध वाला पथ है। अब मान लेते हैं कि R5 वाले जो पथ है उसमें धारा I3 मान लेते हैं कि प्रवाहित हो रही है। मान लिया इसमें धारा R5 वाले जो प्रतिरोध है उसमें I3 धारा प्रवाहित हो रही है। अब हमें देखना ये होगा कि जो R3 है इसमें धारा कितनी आ रही है। आपने किरचॉफ का नियम पढ़ा होगा, उसमें क्या होता है कि संधि के ओर आने वाली धारा तथा संधि से दूर जाने वाली धारा का योग, सदिश योग दूसरे के बराबर होता है, या फिर शून्य के बराबर होता है। जैसे मान लीजिए धारा इस संधि तक I1 आ रही है, उसके बाद यहाँ से धारा मान लीजिए ये वाली I2 यहाँ से चली गई, तो यहाँ पे धारा जो बची वो क्या बची, तो क्या बची मान लो यहाँ पे बची I1 बराबर क्वेश्चन मार्क प्लस I2। अब हमें वैल्यू निकाली है क्वेश्चन मार्क की, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या निकल के आएगी, I1 माइनस I2। तो यहाँ पे जो धारा निकल के आएगी I1 माइनस I2 क्वेश्चन मार्क की जगह निकल के आएगी। तो सेम वही वाला कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पे भी लगाना है। तो यहाँ पे बहने वाली धारा क्या आएगी, यहाँ पे बहने वाला धारा आएगी I1 माइनस I3। तो यहाँ पे धारा कौन सी प्रवाहित होगी, I1 माइनस I3। आप समझ गए होंगे कि R3 वाला जो प्रतिरोध है इसमें परिपथ में धारा कितनी प्रवाहित होगी, I1 माइनस I3। वो कैसे आया, वो इस वाले कॉन्सेप्ट को जब हमने लगाया किरचॉफ वाला, तब इस वाले कॉन्सेप्ट से ये निकल के आया, इस वाले कॉन्सेप्ट से यहाँ पे लगाया है तब निकल के आया। अब सेम कॉन्सेप्ट हमें R4 वाले में पता करना पड़ेगा इसमें धारा कितनी प्रवाहित हो रही है। वही वाला कॉन्सेप्ट हम यहाँ भी लगाएंगे। यहाँ से धारा कितनी आ रही है, I3, और यहाँ पे धारा कितनी है इस वाले में I2। यहाँ आप देख सकते हैं I2 धारा है। तो R4 में धारा कितनी हो गई, R4 में धारा हो गई, एक तो I3 ये वाली धारा आ रही है और एक I2 ये है, तो यहाँ पे धारा क्या हो गई, I3 प्लस I2। अब हमें निकालना है कि अब इस वाले परिपथ यहाँ पे इस वाले पथ पे धारा कितनी आ रही है, हमें ये निकालना है। अब हम इन दोनों धाराओं को जोड़ देंगे, I1 माइनस I3 प्लस I3 प्लस I2 को जोड़ देंगे तो हमें इस पथ पे जाने वाली धारा का मान सामने आ जाएगा।
तो चलिए जोड़ते हैं, क्या निकल के आएगा, I1 माइनस I3 प्लस I3 प्लस I2। I3 से I3 हो गया कैंसिल, तो बचा क्या, I1 प्लस I2। इस पथ में जाने वाली धारा क्या आ गई, I1 प्लस I2। अब हमें I1 प्लस I2 का मान किसके बराबर है, I के बराबर, क्योंकि यहाँ से I1 और I2 दो जगह बट गई थी, तो I1 प्लस I2 किसके बराबर है, I के बराबर। तो आप अब समझ गए होंगे कि I धारा यहाँ से प्रवेश कर रही है और I धारा ही यहाँ से सर्किट से इस परिपथ में वापस आ रही है। तो आने वाली धारा I है सॉरी, और जाने वाली धारा भी I है। इतना आप कॉन्सेप्ट अब तक समझ चुके हैं। अब हम करते हैं आगे की बात। अब हम KVL लगाने आ रहे हैं, किरचॉफ का वोल्टेज, KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। अब हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाने के लिए हमें पास लेने पड़ते हैं। जैसे एक परिपथ बंद परिपथ ये है और एक बंद परिपथ ये है, तो इसको हम क्लॉकवाइज ऐसे घुमा लेते हैं इस प्रकार से, और ठीक इसी प्रकार इसमें भी ऐसे कर लेते हैं। अब हमारे पास नामकरण कर देते हैं, जैसे मान लीजिए A B C D। अब हमारे पास दो पास है, A B D A और दूसरा है D B C D, दो है हमारे पास बंद पास। तो हमें पहले बंद पास A B D A में KVL मतलब किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाना है। तो KVL लगाते हैं पहले बंद A B D A में, तो लिखते हैं पास A B D A में। अब हम पास A B D A में KVL लगाने जा रहे हैं। तो आप ये जानते हैं, जब हम धारा की दिशा में चलते हैं तो चिन्ह लेते हैं माइनस का, और जब धारा की विपरीत दिशा में चलते हैं तब हम प्लस का चिन्ह लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ धारा की विपरीत, धारा की दिशा क्या है, यहाँ से इस तरफ, और हम इस तरफ ही चल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस I1 इंटू R1। तो यहाँ से क्या आएगा, माइनस I1 इंटू R1। अब चलते हैं इस यहाँ इस वाले प्रतिरोध की ओर। अब इस वाले प्रतिरोध में क्या आएगा, धारा बहने वाली क्या है, I3, और प्रतिरोध क्या है, R5। तो यहाँ पे और चिन्ह क्या आएगा, माइनस का, क्योंकि हम बहने वाली धारा की दिशा में ही आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ से क्या आएगा, माइनस I3 इंटू R5। अब हम आगे बढ़ते हैं इस वाले R2 प्रतिरोध के लिए। R2 प्रतिरोध के लिए हम ध्यान से देखें तो धारा की डायरेक्शन है A से D की ओर, और हम जा रहे हैं D से A की ओर। तो चिन्ह का आएगा प्लस का। ये तो आप समझ गए, चिन्ह प्लस का आएगा क्योंकि धारा के विपरीत दिशा में जा रहे हैं। तो क्या आएगा, I2 इंटू R2। तो यहाँ से आएगा I2 इंटू R2 बराबर 0। इतना आप अब तक समझ चुके हैं। चिन्ह माइनस के इसलिए आए क्योंकि हम धारा की दिशा में जा रहे थे, और यहाँ पे चिन्ह प्लस का इसलिए आया है क्योंकि हम धारा के विपरीत दिशा में जा रहे थे। अब हम लेते हैं बंद पास BCDB में। तो लिखते हैं यहाँ पे पास BCDB में। अब सेम वाला यही KVL हमें किरचॉफ वोल्टेज लॉ इस वाले परिपथ में भी पास में लगाना है, BCDB में। तो यहाँ पे देखते हैं इस तरफ प्रतिरोध क्या है, R3, और बहने वाली धारा क्या है, I1 माइनस I3। तो धारा की दिशा में जा रहे हैं तो चिन्ह का आएगा माइनस का। तो ठीक उसी प्रकार लगाते हैं, यहाँ पे धारा है I1 माइनस I3 इंटू R3। कैसे आया, बहने वाली धारा यहाँ पे I1 माइनस I3 थी, वो आपके सामने है, और R3 ये है। अब हम चलते हैं इसमें बहने वाली धारा क्या है, इस डायरेक्शन में है। बहने वाली धारा क्या है, I3 प्लस I2। तो चिन्ह का आएगा प्लस का, क्योंकि धारा के विपरीत दिशा में जा रहे हैं। तो यहाँ पे आएगा I3 प्लस I2 और इंटू R4। R4 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे प्रतिरोध का मान R4 है। अब देखते हैं R5 प्रतिरोध के लिए। बहने वाली धारा है B से D की ओर, और हम जा रहे हैं D से B की ओर। तो चिन्ह फिर से आएगा प्लस का। ये तो आप समझ गए क्योंकि हम विपरीत डायरेक्शन में आ रहे हैं, विपरीत दिशा में जा रहे हैं। तो यहाँ पे बहने वाली धारा क्या है, I3 यहाँ पे बहने वाली धारा है यहाँ से B से D की ओर, और प्रतिरोध क्या है
R5 बराबर 0। अब हमारे सामने दो समीकरण बन के तैयार है। एक तो समीकरण संख्या 1 ये है और एक समीकरण संख्या 2 है ये वाली। अब दो समीकरण हमारे सामने हैं। अब मान लेते हैं कि बहने वाली धारा B से D के बीच I3 है, उसको 0 मान लेते हैं। तो यहाँ लिखते हैं माना धारा I3 बराबर 0। यहाँ से माना कि धारा जो I3 है वो 0 है। जब I3 हम 0 लेंगे तो इस वाली समीकरण में हमारे पास क्या बचेगा, -I1 R1। यहाँ I3 0 हो जाएगा तो R5 भी 0 हो जाएगा। 0 की R से गुणा करेंगे तो 0 आएगा। प्लस यहाँ क्या बचेगा, I2 इंटू R2 इक्वल टू 0। ये हमारे पास बचेगा। अब इस समीकरण को जरा आगे बढ़ाते हैं। माइनस वाला चिन्ह है, इस वाले I1 R1 को ले जाएंगे दूसरी तरफ तो हो जाएगा प्लस का। तो I1 R1 बराबर क्या आएगा, I2 R2। अब हम I2 अपॉन I1 का मान निकालें यहाँ से, तो क्या आएगा, I2 अपॉन I1 बराबर I2 अपॉन I1 बराबर आएगा R1 अपॉन R2। यहाँ से I1 अपॉन I2 अपॉन I1 बराबर क्या निकल के आया, R1 अपॉन R2। अब हमारे सामने समीकरण संख्या इसको मान लेते हैं A। हमारे सामने एक A समीकरण और बन के आ गई है। अब सेम हम I3 बराबर 0 इस वाले समीकरण में ले आएंगे, समीकरण संख्या 2 में। जब समीकरण 2 में हम 0 लगाएंगे I की जगह पे, तो 0 यहाँ लगाएंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, I1 G वाला तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, I1 इंटू R3, क्योंकि यहाँ से I3 का मान तो 0 हो गया। अब ठीक वही यहाँ पे भी लगाएंगे, I3 का मान हो गया 0। यहाँ बचा क्या, I2R4 ये वाला बचा। और यहाँ पे I3 हो गया 0, तो वो हो जाएगा पूरा R5 का मान 0। ठीक है, हमारे सामने यहाँ पे 0 आ गया। अब करना क्या है, माइनस वाली वैल्यू दूसरी तरफ ले जानी, क्योंकि हमें वैल्यू पॉजिटिव में चाहिए। तो यहाँ पे क्या आएगा, I1 R3 प्लस I2 R4 बराबर आएगा एक दूसरे के, क्योंकि हम इस वाली माइनस वाली वैल्यू को दूसरी तरफ ले गए हैं तो पॉजिटिव की हो जाएगी। तो वैल्यू क्या आई, I1 R3 बराबर I2 R4। अब इसको आगे कैसे लिखते हैं, अब हमें वैल्यू चाहिए I2 अपॉन I1 की। तो यहाँ से क्या करेंगे, I2 अपॉन I1 बराबर यहाँ से क्या, I2 अपॉन I1 गया नीचे, तो यहाँ से R4 जाएगा दूसरी तरफ। यहाँ से क्या आएगा, R3 अपॉन R4। अब I3 अपॉन R4 कैसे आया, R3 अपॉन R4, ये भी हम समझते हैं। I2 अपॉन I1 लिया, I1 गया दूसरी तरफ नीचे, तो R2 चला जाएगा इस तरफ नीचे। समझ गए ना आप, ये हमने कॉन्सेप्ट लगाया, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, कोई यार टफ नहीं है, बस ध्यान रखना है आपको कैसे गया। इसको मान लेते हैं समीकरण संख्या B। अब हमारे सामने दो समीकरण है, एक तो समीकरण है हमारे सामने A, एक समीकरण हमारे सामने समीकरण संख्या B। अब दोनों समीकरण में हमें आपको कॉमन दिखाई दे रहा है I2 अपॉन I1, R1 अपॉन R2, R3 अपॉन R4। क्यों, जब हमारे पास एक साइड कॉमन है, क्योंकि दोनों समीकरण A और समीकरण B में एक साइड है जो हमारी कॉमन है LHS, तो हम RHS को एक दूसरे के बराबर कर सकते हैं। जब दो समीकरण हमारे पास इस प्रकार है कि उनकी LHS या RHS सेम है, तो उनकी बची हुई वैल्यू को हम आपस में एक दूसरे के बराबर कर सकते हैं। कैसे, तो यहाँ से लिखेंगे समीकरण A व B से, समीकरण A व B से, समीकरण A व B से क्या आएगा, R1 अपॉन R2 बराबर R3 अपॉन R4। ये हमारे सामने निकल के आया R1 अपॉन R2 बराबर R3 अपॉन R4। यही हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट है। जब हमारे पास कोई इस प्रकार का सर्किट बना हुआ है और R1 अपॉन R2 बराबर R3 अपॉन R4 हो, मतलब R1 अपॉन R2 का अनुपात R3 अपॉन R4 के अनुपात के बराबर हो, तब इस प्रकार जो बना हमारा परिपथ होता है उसे हम व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं।
ब्रिज का मतलब आप जानते हैं, जब दो किन्हीं किनारों को जोड़ने के लिए हम कोई चीज लगाते हैं तो ब्रिज कहलाती है। यहाँ पे भी हम दो एंड्स हैं, एक ए और एक सी, इन दोनों को आपस में जोड़ रहे हैं। पर यहाँ पे कॉन्सेप्ट कुछ अलग है। चाहते तो हम सीधा जोड़ सकते थे, पर जब हम चार ऐसे प्रतिरोध लगाएं कि R1/R2 का अनुपात R3/R4 के अनुपात के बराबर है, तब इस प्रकार के हम जो कॉन्सेप्ट बन के तैयार होता है उसे हम व्हीटस्टोन ब्रिज के नाम से जानते हैं। क्योंकि इस कॉन्सेप्ट को व्हीटस्टोन नामक वैज्ञानिक ने दिया था, इसीलिए हम इस कॉन्सेप्ट को या इस ब्रिज को व्हीटस्टोन ब्रिज बोलते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, और आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि ये वीडियो क्लास 12 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसी के साथ तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।